हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का DOE का सैम्पल पेपर कर रहे हैं हम 22-23 सेशन का फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसका हमने सेक्शन ABC कर लिया है, तो वो आप प्रीवियस पार्ट में जाके चेक कर लेना और अच्छी तरह से सैम्पल पेपर को करना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है आप चेक कर लेना क्लास 9 की फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो कुछ एनुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी है, तो उसे भी आपको करना है। ठीक है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब सेक्शन D कर लेते हैं इसका। सेक्शन ABC आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे सेक्शन D का। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें P एंड Q जो है AB के अपोजिट साइड में पॉइंट्स हैं, और ये क्या है, P एंड Q इक्वी डिस्टेंस है A और B से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब जितना P का A से डिस्टेंस है उतना ही B का P से डिस्टेंस है। ऐसे ही Q का A से डिस्टेंस बराबर है Q के B के। तो पहले इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, ये एक लाइन AB बोली है क्वेश्चन में, और बोला है कि P और Q इनके अपोजिट साइड है, यानी P लाइन की इस तरफ है और Q इस तरफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि P और Q पॉइंट का डिस्टेंस A और B से सेम है, यानी कि जितना P का A से डिस्टेंस है उतना ही P का B से है। सेम ऐसी Q का जितना A से है उतना ही B से है। तो आप कह सकते हो AP BB के इक्वल दिया और AQ BQ के इक्वल दिया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में, शो करो कि PQ लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर का मतलब PQ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये जो PQ लाइन है ये इस लाइन को, AB लाइन को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। यानी AB को बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो AO है ये हमें इक्वल करना है किसके, BO के। तो हमें दो चीज़ें इक्वल करनी है, एक तो हमें ये बाइसेक्टर प्रूव करना है AO इक्वल टू OB, और सेकेंड हमें ये परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि POAB पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एंगल POAB 90 प्रूव कर दो और POB भी 90 प्रूव कर दो। तो इसके लिए एक तरह से ये थ्योरम ही है, तो हमने गिवन और प्रूव लिख दिया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो इसमें हमें दिख रहे दो ट्राइंगल बने हुए हैं, क्योंकि हमें ये 90 प्रूफ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को ना अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दे इन दो ट्राइंगल्स को, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और लीनियर फिर से ये 90 हो जाएगा। लेकिन इसको बराबर पहले कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, ये तो पता है ना। हमें एक चीज़ तो दे रखी है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये भी हम कह सकते हैं, बट 90 थोड़ा ना दिया, वो तो हमें प्रूव करना है। तो हमें तो दो ही चीज़ें मिल रही है कि ये इसके इक्वल और ये कॉमन है, क्योंकि ये 90 भी प्रूफ करना है आपको और ये भी प्रूफ करना है, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें पहले कोई और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी पड़ेंगी। पहले हमें ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, ये वाला, ये PAQ। देखो इसका सिंगल कट से मैं डबल कट पे घुमा रही हूँ ना, PAQ, तो इसको भी ऐसे घुमाओ, PBQ। PAQ को किसके कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, PBQ के। फिर जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ना ये वाला ट्राइंगल इसके, तो हम CPCT से ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल करेंगे, ताकि हम जब बाद में इनको कॉन्ग्रेंट करें तो इसका यूज़ कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट नहीं करना। ये चीज़ 90 तो इसी ट्राइंगल से प्रूव होगी, लेकिन इसके लिए हमें तीन चीज़ें नहीं मिल रही है। तो पहले हम ये इसका एक एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम पहले इस ट्राइंगल को, इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे, तो पहले नाम लिख दिया इनका। अब हमें पता है इसकी, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड के इक्वल है, ऐसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है आपको। और PQ देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और PQ इसमें भी आ रहा है, तो यानी कॉमन भी है। तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT से आप क्या कह सकते हो, आपको ये वाला एंगल इसके बराबर कर लेना, ताकि आप बाद में इसमें यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हमने नाम सही से लिखे है ना, तो इसका हम P एंगल ले रहे हैं ना, तो इसका भी P ही लेना पड़ेगा। तो इसका P बीच में आने के लिए इसका AP और APQ नाम लिखेंगे, APQ, और इसका P बीच में लाने के लिए BPQ, BP, इसमें कौन सा आ रहा है, BPO आ रहा है ना। वैसे तो Q पे भी ले जा सकते हो, APQ BPQ है ना, चाहे आधा ले लो ऐसे चाहे ये वाली लाइन पूरा बढ़ा लो ऐसे करके, या फिर हम कह सकते हैं ये तो यही वाला एंगल रहा है ना, तो चाहे आप ये भी लिख सकते हो।
तो हमने तो ट्राइंगल ये लिया है तो हम पूरा पहले बढ़ा के लिखेंगे। ये एंगल किसके बराबर आ गई, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं 1 एंगल किसके बराबर आ गया 2 के, है ना। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। तो अब हम ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिससे हमारा ये भी CPCT से प्रूव हो जाएगा ये इक्वल, और ये भी 90 डिग्री भी इक्वल हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल कर दिया ना, तो अब आप ये वाले दो ट्राइंगल ले लो, एक POA और एक POB, तो या AOP और BOP, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इसमें AP तो पहले से PB के इक्वल था, ये तो हमें पहले भी मिल रहा था, PO कॉमन भी मिल रहा था हमको, बट तीसरी चीज़ नहीं मिल रही थी जो कि हमने पहले इस ट्राइंगल से निकाल ली, ये 1 और 2 इक्वल कर दिए ना, ये प्रूव कर दिया। अब हम इस वाले ट्राइंगल में इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अगर मैंने नाम से इसे लिखा है, देखो नाम से इसे लिखा है ना इसका, अगर मैंने इसको इस इक्वल, ये वाली इक्वल साइड है ना, तो इसको अगर ऐसे घुमाया है तो इसको भी ऐसे घुमाना है, या इसको ऐसे घुमाया है तो इसको भी ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो वो हमने पहले ही नाम ठीक से लिखा हुआ था इसका। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढो। देखो इसका AO इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, BO, तो AO BO के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। पहला चीज़ हो गया प्रूव। अब हमें एंगल भी 90 प्रूव करने, तो एंगल 90 पहले करने से पहले हम इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे। तो ये देखो CBCT से ये वाला एंगल इसका O एंगल इसके O एंगल के बराबर है, यानी AOP VOP के बराबर है CPCT से। अब आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर भी बना रहे दोनों, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये दोनों बराबर तो x यानी x आ जाएगा आपका 90, तो यानी कि ये दोनों एंगल कितने के आ जाएंगे, 90 डिग्री के। और यही तो हमें प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया और ये वाला भी, ठीक है। तो ऐसे करके करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। शो करना है लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, यानी कि P एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है दो लाइन से L और M से, और L और M क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पे, और शो करना है कि लाइन AP जो होगी बाइसेक्ट करेगी एंगल बिटवीन देम। तो पहले तो डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो पहले तो L और M दो लाइन बनाओ जो इंटरसेक्ट कर रही है AP। तो हमने क्या करा, एक लाइन L बनाई और एक लाइन M बनाई, स्मॉल m L और M। तो हमने क्या करा, ये दोनों लाइन क्या कहा है, A पे इंटरसेक्ट करी, यानी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, ठीक है। अब कोई पॉइंट P है जो जितना इस M लाइन से, स्मॉल m लाइन के लिए स्मॉल m है, जितना इस M लाइन से P का डिस्टेंस है ये वाला PM, उतना ही P पॉइंट का L वाली लाइन से डिस्टेंस है। एक बार P पॉइंट का डिस्टेंस किससे लेंगे, इस वाली लाइन से, ये ऐसे करेंगे, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इस वाली पॉइंट का इस वाली लाइन से भी डिस्टेंस ले लो, ये भी परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकाला जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे L और M लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ये पे। हमें प्रूफ क्या करना है कि जितना, पहले तो हमें दिया क्या है कि ये डिस्टेंस बराबर है PM PN के बराबर। क्वेश्चन में बोला है ना कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है, P पॉइंट लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे, तो जितना इस P का डिस्टेंस इस लाइन से है, PM डिस्टेंस जितना इससे है, उतना ही PN डिस्टेंस इस लाइन से भी है। तो PM PN की इक्वल तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो AP है, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल जो आ रहे हैं इनके बीच में, AP ये जो एंगल AP जो है इस P एंगल और A एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल 1 2 के बराबर करना और 3 4 के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझिए, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल के दोनों हिस्से, ये वाला इसके बराबर है और इधर वाले एंगल का भी ये वाला इसके बराबर है। जब एंगल बाइसेक्टर बोले तो एंगल दो पार्ट में इक्वल होता है, और जब सिर्फ बाइसेक्टर बोले तो जो साइड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ट्राइंगल बन रहा है कि ये और एक ये, तो हम इसको 90 से ऐसे घुमाएंगे PNA, तो इसको भी PMA, तो नाम पहले से ही ध्यान से लिख लेना, PMA और PNA। अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि PM और PN तो बराबर दे ही रखा है क्वेश्चन में, और AP भी कॉमन दिख रहा है ना, और 90 डिग्री भी है क्योंकि ये डिस्टेंस है ना लाइन का, तो यानी परपेंडिकुलर होगा। तो हम बोलेंगे PM PN के बराबर है, AP कॉमन है और AMP PNA 90 डिग्री है। अब क्योंकि हमने 90 डिग्री यूज़ किया तो ये दोनों साइड है ना, तो 90 डिग्री में ध्यान रखना, अगर दो साइड है और एक 90 डिग्री है तो या तो साइड एंगल साइड भी हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस ये RHS के होते हैं। तो ये 90 है, ये दो साइड है। अब साइड में से अगर कोई एक हाइपोटेन्यूज लिया हुआ होगा तो RHS होगा, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं लिया हुआ इनमें से कोई भी तो ये होगा।
तो आप देखो हाइपोटेन्यूज आपने यूज़ किया 90 डिग्री वाले में, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल यूज़ किया है हमने, एक PM यूज़ किया है और एक हमने AP यूज़ किया ना। AP क्या है, 90 का अपोजिट। 90 का अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपने एक 90 का एंगल यूज़ किया, एक साइड यूज़ किया और एक साथ में आपने हाइपोटेन्यूज भी यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, यानी कि फिर RHS से हुआ है। ठीक है, अगर आपने हाइपोटेन्यूज यूज़ नहीं किया होता तो फिर आप ये बोलते, ये वाला क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया, या तो साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर RHS। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने क्राइटेरिया होते हैं। तो ये हमारा RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो अब हम, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो CPCD से ये एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके एंगल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती है, AMNA के बराबर, PA के बराबर। ठीक है, तो हमें तो एंगल बराबर करने दें, तो CPCD से बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ़ ये माइनस ये इसके इक्वल है। तो पहले हम इसे बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो आप इसको अलग रेशनलाइज कर लो और इसको भी अलग रेशनलाइज कर लो, जो दोनों के आंसर आएंगे उनको माइनस कर देना। या फिर आपको दिख रहा है ये 2 + √3 और ये 2 - √3, तो जब मैं LCM लूँगी तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब ये रेशनलाइज करे बगैर ही आइडेंटिटी में चेंज हो रहा है ना, A + B A - B, क्योंकि LCM में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये दोनों। तो अगर ये बिना रेशनलाइज करे ही सीधा ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हम बिना रेशनलाइज करके भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम, तो आपको जो पसंद हो, चाहे इसको रेशनलाइज करो, फिर इसको करो और फिर दोनों को माइनस कर देना। अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट ही कर रही हूँ, दोनों का एलसीएम लूँगी तो मल्टीप्लाई में आ गए, तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी फॉर्मूला बन गया ना, A + B - B का। तो ये क्या होता है, A² - B²। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में, सॉरी फ्रैक्शन में, जब ये अलग हो और ये अलग हो, डिनोमिनेटर अलग हो, तो ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जब अलग अलग डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो ये जब इससे होगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लगा देना ब्रैकेट में, ऐसे ये इससे भी होगा तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर माइनस है, ये याद रखना। अब आपको सिंप्लीफाई करना तो आता है। पहले जब ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से होती है तो कैसे करते हो, पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा। फिर 7 को √3 से करो, देखो 7 है और ये रूट है, तो अंदर मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, नंबर रूट के अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ, रूट होगा तो रूट से मल्टीप्लाई होगा, बट नंबर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 7 √3 से मल्टीप्लाई तो करो, बट ये अलग अलग लिखोगे। ठीक है, 7 अलग, √3 अलग। और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस का साइन लगा देना। मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस हो तो माइनस लगता है। फिर इसकी टर्न, ये 3 √3 2 से होगा, तो 3 सिर्फ 2 से होगा क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और रूट एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6 √3 आ जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस का साइन। फिर 3 √3 से होगा, तो अभी मैंने आपको बताया नंबर तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 3 बन जाए तो 3 हो गया। अब रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √3 को जब √3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो जब सेम रूट अपने रूट से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट हट जाता है, यानी इसका रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 तो 1 से हो गया था, तो 3 आ गया था, और ये √3 से हुआ तो ये भी 3 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ भी कर लेना। ये देखो बाहर माइनस है, तो इसको पहले ब्रैकेट में खोलना। तो 7 2 जा 14, 7 को √3 से करोगे 7 √3, 3 √3 को 2 से करोगे तो 6 √3, 3 √3 को √3 से करोगे, तो अभी मैंने कराया आपको कि ये 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 3 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो इसलिए प्लस लगाया। फिर ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये प्लस लगाया। बट ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस लगाया। ये माइनस और ये प्लस का, तो माइनस लगाया। बट ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये याद रखना। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस का है वो तो माइनस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। देखो ये 7 √3 और ये 6 √3 लाइक टर्म है ना, नंबर से सॉल्व होगा और √3 वाले से सॉल्व होगा। प्लस माइनस उन्हीं का होता है जो लाइक टर्म्स होती है। तो ये 7 √3 6 √3 से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 में से 6 माइनस कर दो, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 1 बचेगा। तो आगे वाले को पहले माइनस प्लस कर लेना और फिर ये √3, जैसे एक्स हम एज इट इज़ लिख देते थे ना,
7x प्लस 6x -7x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, -7x प्लस 6x, हम 1x लिखते थे ना, x² तो नहीं लिखते थे, तो हम 1x, x क्या है हमारा √3। ऐसे ही नंबर को नंबर से सॉल्व कर लो, 14 -3 या 9, तो 14 -9 हो जाएगा। और ऐसे ही ये भी 7√3 -6 √3 करोगे, √3 बचेगा, वैसे प्लस का बचेगा बट बाहर माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएगा और 9 माइनस का प्लस का ये भी कट जाएगा, बट ये माइनस का ये भी माइनस का है तो ये दोनों नहीं कटेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म है ना, √3 तो ये जुड़ेंगे, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, सिर्फ आगे वालों नंबर को, जो इसके आगे नंबर होंगे ना उन्हीं को प्लस माइनस करेंगे। ये जो √3 है ये एज इट इज़ आ जाता है प्लस माइनस करते हैं तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 और माइनस की माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 2√3। अब यहाँ नंबर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ रूट वाली टर्म बची है आपकी। और ये सारा जो सॉल्व करके आए किसके बराबर करना है, इसके बराबर दिया था ना ये, तो हम लास्ट में फिर ये इसके इक्वल कर देंगे, इसके। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए और बी है, बी किसके साथ है, रूट वाले के साथ है ना, और ए सिंगल है, तो सिंगल वाला तो कोई आया नहीं यहाँ पे, जिसमें जो एक है बिल्कुल नंबर है, तो यहाँ नंबर वाली कोई टर्म ही नहीं आई, तो ए 0 है। और बी क्योंकि √3 वाली टर्म है, तो बी √3 किसके बराबर होगा, इस पूरे के, तो √3 से √3 कट गया, तो बी कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ए 0 आया क्योंकि यहाँ पे कोई और विदाउट रूट वाली टर्म नहीं थी, इसलिए ए 0। और इसको इसके साथ कम, इसको तो बिना रूट वाली टर्म से कम इक्वल करना, और इस वाले को इससे, तो जब करोगे तो √3 से √3 करेगा, ये बी आ जाएगा आपका -2 √3 मत लिख देना, क्योंकि इस पूरे को कंपेयर करोगे ना इससे, तो ये कट जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द थिकनेस ऑफ ए वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। नमन वांट्स टू पेंट इट कम्प्लीटली, फाइंड टोटल एरिया टू बी पेंटेड, हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर। तो एक वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, हेमिस्फेयर शेप का बाउल, हेमिस्फेयर ही होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें थिकनेस दी हुई है, वुडन है ना, तो देखो कटोरा है तो उसमें थोड़ी सी थिकनेस तो होगी ना, उसकी हमें थिकनेस दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो जब भी थिकनेस दी हो ना, तो एक होती है आउटर रेडियस और एक होती है इनर रेडियस। इनर रेडियस आपको दी है तो थिकनेस आप क्या करोगे, इसकी शेप अगर हम बनाएं तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, पहले अंदर से होगा, फिर ये थिकनेस होगी इसकी यहाँ से ऐसी, इसकी अंदर ये जो वुड लगी होगी, यहाँ भी एक थिकनेस होगी। तो इनर रेडियस यानी अंदर वाले बाउल की रेडियस तो दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है, छोटी रेडियस 3.5। अब अगर जब मैं बाहर वाला ये वाला बाहर वाली रेडियस निकालूंगी, बाहर वाली रेडियस एक बार प्लस होगा ना, डायमीटर होता तो 2 बार प्लस होता, रेडियस है तो एक ही बार प्लस होगा। तो देखिए जब ये बाउल है, तो अगर ये बाउल में इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है, तो इनर रेडियस अगर आपको 3.5 दी है, तो आउटर रेडियस में तो एक ही विड्थ प्लस होगी ना, ये वाली ये जो थिकनेस है। अगर हाँ डायमीटर कहते हैं तो डायमीटर पूरे में ये डायमीटर और थिकनेस 2 बार प्लस होती, और रेडियस कह रहे हैं तो ये रेडियस अंदर की है, तो बाहर की रेडियस में थिकनेस जो है एक ही बार प्लस होगी, है ना। तो ये एक ही बार प्लस करना है आपको, रेडियस जो भी है उसमें, ये अंदर की रेडियस है उसमें ये जो थिकनेस है 1.4 प्लस करना है, तो ये आएगा 4.9, ठीक है, बाहर की रेडियस। अब आपको पेंट उसने पेंट करना है ना, तो पेंट कैसे करेगा, देखो पेंट वो अंदर वाले सरफेस पे भी करेगा, बाहर वाले सरफेस पे भी करेगा, और देखो ऊपर से उसकी जो होगा वो रिंग बन रही होगी ना, तो बच्चे सिर्फ इतना छोड़ देंगे, आउटर और इनर कर्व्ड सरफेस, इनर कर्व्ड, आउटर एरिया क्लोज नहीं है ये, तो सिर्फ कर्व्ड पे करना है, इस पे और इस पे, तो आउटर कर्व्ड एरिया, इनर कर्व्ड एरिया, बट ऊपर से भी तो रिंग सी दिख रही होगी ना, तो उस पर भी तो पॉलिशिंग उस पर भी तो पेंट होगा, तो रिंग का एरिया सबको पता होगा, πr² में से -πr², बाहर वाला सर्कल का एरिया में से अंदर वाला, फिर पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा अंदर। अब देखो यहाँ पे आउटर कर्व्ड एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व्ड एरिया क्या होता है, 2π, हेमी है, पूरा होता तो 4πr² होता, हेमी है तो 2πr², आउटर है तो कैपिटल आर लेना, इनर लोगे तो 2π स्मॉल r का स्क्वायर, 2π यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हो, इसमें से r² बचेगा प्लस इसमें से भी r² बचेगा, ठीक है। और ये तो था ही रिंग का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
कैपिटल आर हमने निकाली 4.9, इस पे स्क्वायर, स्मॉल आर आपको दी हुई थी। कैपिटल आर समझ आ गई ना, अंदर वाली रेडियस में थिकनेस को एक ही बार प्लस करोगे, तो 1.4 प्लस किया तो कैपिटल आर आ गई, स्मॉल आर आ गई, स्क्वायर कर देना है, पाई की वैल्यू रख दो, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो 2 × 20 2/7 रख दिया, 4.9 का स्क्वायर का मतलब 4.9 को 4.9 से पहले मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक और एक, दो के बाद डेसिमल लगाना, तो जो भी आंसर आएगा 4.9 का स्क्वायर खोलने पे ये इस पर ये एक के बाद है ना, तो बट स्क्वायर है तो दो के बाद डेसिमल लग जाएगा। सेम ऐसे 35 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करना और फिर दो के बाद डेसिमल लगा देना, फिर इनको प्लस करना, प्लस करके ये आएगा, ठीक है। फिर 7 से ये कट जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड कर देना, फिर यहाँ डेसिमल दो के बाद है तो यहाँ भी लग जाएगा दो के बाद। सेम ऐसे इसको भी कर लो, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, और माइनस करना है, माइनस करना सबको आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हैं, प्लस माइनस में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और फिर माइनस या प्लस करते हैं, तो ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11.76, फिर इसको 7 से काट देना, इसमें भी दो के बाद डेसिमल आ जाएगा, फिर 44 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, इसमें भी दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, और फिर 22 को इससे करना, इसमें भी दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, फिर वैसे ही जैसे प्लस के रूल बताए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इनको प्लस कर देना, तो ये आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद भी देख लेना, हल्की फुल्की क्या पता मिस्टेक हो जाए, तो आप खुद इसे ट्राई करना, वैसे तो जहाँ तक है ठीक होगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। समझ आ गया, तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 35 क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। तो ये फैक्टराइज में ना ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको दिखे ना 3 टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है पूरी ब्रैकेट है तो ये एक ही टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, जब भी आपको 3 टर्म्स दिखे और सब पे क्यूब दिखे तो एक स्पेशल आइडेंटिटी लगती है ऐसे वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या है, जब भी आपको दिखे कि 3 टर्म है और उनमें क्यूब है और बीच में प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला 3ABC कब होगा, कब होगा, इसके लिए कंडीशन है कि जो इस क्यूब के अंदर A है, B है, C है, क्यूब को हटा के जो A है, जो B है और जो C है, उनका सम अगर 0 होगा तभी ये A क्यूब B क्यूब C क्यूब किसके बराबर होगा, 3ABC। तो जब भी आपको दिखे कि 3 टर्म है, ये एक टर्म, इस पे क्यूब, इस पे क्यूब, इस पे क्यूब, तो आपको ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो क्यूब को नहीं, जो क्यूब के अंदर है ये पूरा, इसको थोड़ी देर के लिए A मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए B मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए C मान लो, और इनका सम करके देखो और वो 0 आना चाहिए, तब ये लग जाएगी आइडेंटिटी। तो हमने देखा इसको, ये A ये है अंदर वाला, B ये है, C ये है, इनको प्लस करके देखा हमने, तो ये सारे कट रहे हैं, तो ये 0 आ रहे हैं, यानी कि अब ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि A क्यूब B क्यूब C क्यूब किसके बराबर होगा, 3ABC। A हमने इस पूरे को माना है, B इस पूरे को माना है, C इस पूरे को, तो ये पूरा जो है ये किसके बराबर है, 3ABC। तो 3A की जगह ये, B की जगह ये, C की जगह ये, तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो ये जब भी आपको क्यूब वाला दिखे तो ये फार्मूला यूज़ करना होता है। तो चेकिंग पहले करनी होती है, ये जो भी क्यूब के अलावा ये जो बचा है, ये A है, ये B है, ये C है, इनका सम 0 आना चाहिए, फिर इस पूरी टर्म को किसके बराबर रखना चाहिए, 3ABC के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही है चॉइस वाले क्वेश्चन में। इफ़ A + B + C 0 गिवन है, आपको फाइंड करना है ये पूरा। तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि आप आइडेंटिटी खोल दोगे, B² + C² + 2ABC और अपॉन में BC रख दोगे, बट उससे करेक्ट आंसर नहीं आएगा। देखो A + B + C 0 दिया और यहाँ पे B + C, C + A + B लिखा है, तो आप क्या यहाँ से A + B B + C निकाल नहीं सकते हो, इस वाली जो आपको गिवन है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको ये गिवन है, तो आप यहाँ से अगर A + B को निकालते हो तो A + B को यहीं रखा, C वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ऐसे B + C को निकालते हो तो A वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और अगर A + C को निकालते हो तो B वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो अब इस चीज़ का यूज़ हमें इसमें करना है, तो हमें B + C की जगह क्या रख देना है, माइनस का A, और इस पर स्क्वायर लग जाएगा, और ये तो एज इट इज़। सेम ऐसे C + A की जगह क्या रख देना है, माइनस का B, और इस पर स्क्वायर। A + B की जगह क्या रख देना है, माइनस का C। तो हमने ये सारे निकाले किससे, इसी से तो निकाले हैं। तो A + B की जगह हम क्या रख देंगे, -C, उस पर स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ जाएंगे नीचे वाले। अब जब भी स्क्वायर में माइनस में स्क्वायर हो तो वो माइनस हट जाता है, सबको पता है। A को स्क्वायर, A का पावर 2 यानी A², B² C², 2 बार माइनस है तो सारे माइनस हट जाएंगे, ये अपॉन में एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आपको एलसीएम लेना आता है, ये BC है, ये CA और AB है।
देखो बी यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है तो एलसीएम में भी एक बार आएगा। सी यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है तो एलसीएम में एक ही बार आएगा। ए यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है तो एलसीएम में एक ही बार आता है। कोई चीज़ रिपीटेड है तो एलसीएम में एक ही बार आती है, ठीक है। अब देखो इसके सारे एलसीएम हमने ये ले लिए। अब देखो इसमें तो बी सी है जबकि एलसीएम में क्या है, ए बी सी। तो क्या नहीं आया इसमें, बी सी। बी सी में ए नहीं है ना एलसीएम का, तो एलसीएम का ए नहीं है, तो ये ए जो नहीं होगा बी सी में एलसीएम वाला ए नहीं है, तो इस ए को हम इस यानी कि इसमें ए नहीं है ना तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें बी नहीं है क्योंकि एलसीएम में तो ए बी सी तीनों थे, जबकि इसमें सी ए है, बी नहीं है तो बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें सी नहीं है तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये ए वन और ए टू, तो ए की थ्री हो जाएगी, बी की थ्री हो जाएगी, सी की थ्री हो जाएगी, अपॉन में ए बी सी। अब हम फिर से इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर करी है। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब थ्री ए बी सी होता है। तो यहाँ पे हमारा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया ना, और हमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है, तो ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, थ्री ए बी सी के। तो हम कहेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होता है, थ्री ए बी सी के। तो हमारा ऊपर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी तो आया हुआ है ना, यहाँ पे क्या आया हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसकी जगह हम थ्री ए बी सी रख देंगे, इसकी जगह हम थ्री ए बी सी रखेंगे। तो थ्री ए बी सी और अपॉन में ए बी सी तो था ही, ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा तो थ्री आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से हो ही जाएगी। बाकी जितने क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं उनमें अलग अलग टाइप के ट्रिक वाले क्वेश्चन है, प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेक्शन ई करेंगे जो कि केस बेस्ड होगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करना ही है। डीओई सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।